अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर में प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 100 तक का प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का क्वेश्चन को लेंगे, जो कि आने वाले दिनों में जब आप हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर बैठिएगा तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न तो हम लोग इसी का लेंगे, लेकिन यहाँ से जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इस प्रश्न से आप लोगों को 3 से 4 अलग प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए प्रश्न मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कर्निघन को, और यहाँ पर अलेक्जेंडर कर्निघन ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस अलेक्जेंडर कर्निघन को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1861 में इस कार्य को किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे तट पर स्थित है। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज कब हुआ। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है 1922 में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसी को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। इसको भी याद रखिएगा, सिंधी भाषा में इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला। अब यहाँ पर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पूछा गया था मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा है, और यहाँ पर सिंधु नदी ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ। यानी आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कब किया था। आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा का जो उत्खनन किया था ये 1990 में किया था। और यहाँ पर देखिए 1990 जो है ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कब किया था, तो 1990 में। धौलावीरा की बात करें तो ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में, कहाँ पर है, गुजरात का कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा। और ये धौलावीरा यूनेस्को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया भारत का पहला स्थल है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का पहला स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया वह है धौलावीरा। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में, और यहाँ पर 1861 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में जो था वो था आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर जो है किस राज्य में है, यानी कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब तक था। और यहाँ पर आलमगीरपुर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पूरब, अगर पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में जो था, पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है सुत कांगेडोर। और ये सुत कांगेडोर है कहाँ पर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मांडा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। और ये मांडा कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी बिंदु है। ये क्या है, दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दायमाबाद, और ये दायमाबाद कहाँ पर है,
तो महाराष्ट्र में। इस चारों को याद रखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु यानी पूरब में कहाँ तक था, पूरब में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर था। पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में जो था वो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर ये मांडा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जो स्थल है यह है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर महाजनपद का उदय कब हुआ था। महाजनपद का जो उदय हुआ था यह हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद का उदय हुआ था। कितने महाजनपद थे, तो कुल मिला के 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी, यानी किस महाजनपद से गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद जनपद में था, तो ये महाजनपद है वजी। और यहाँ पर वजी देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। और यहाँ पर हर्यक वंश देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ये भी ध्यान रखिएगा। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक हैं, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है इंडिका किसने लिखी है। इंडिका जो लिखी है ये मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है जो इंडिका। और ये जो मेगास्थनीज है ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर मेगास्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। और यहाँ पर मेगास्थनीज ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्य कालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। मौर्य कालीन गुहा अभिलेख जो मिले हैं वो बिहार में। और यहाँ पर बिहार देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मौर्य कालीन गुहा अभिलेख कहाँ पर, बिहार में। और ये बराबर की जो पहाड़ी है ये भी बिहार में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस अभिलेख में, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के अभिलेख नंबर 13वें में है। और यहाँ पर 13वां शिलालेख जो है देखिए 13वां जो है ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अशोक के कुल शिलालेख की बात करें तो 14 शिलालेख है। शिलालेख कितना है, 14, जिसमें 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन। और इनका जो 7वां शिलालेख है ये सबसे लंबा शिलालेख है। सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख कौन सा, ये 7वां। और शिलालेख नंबर जो 13 इसके अंदर में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कुल शिलालेखों की संख्या कितना है, तो 14 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर पाटलिपुत्र ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब एक प्रश्न बनेगा कि अशोक का अभिलेख कब, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। 200 अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। हालांकि राजगद्दी इन्होंने 274 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त कर लिया था, लेकिन राज्याभिषेक नहीं कराया था। राज्याभिषेक इन्होंने कब कराया, 269 ईसा पूर्व में कराया था। इन्होंने गद्दी प्राप्त कर लिया था 274 ईसा पूर्व में, लेकिन राज्याभिषेक इन्होंने 269 ईसा पूर्व में कराया। और इसी 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष बाद इन्होंने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने। और यहाँ पर रुद्रदामन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब थोड़ा समझ लीजिए सुदर्शन झील के बारे में। एक प्रश्न बनेगा सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था कहाँ पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर।
गुजरात के गिरनार पर्वत पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और इसकी 2 बार मरम्मत हुई है। पहला तो याद रखिएगा रुद्रदामन, जो कि शक वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। शक वंश का एक शासक था रुद्रदामन, इसने पहली बार इन्होंने यहाँ पर इसका मरम्मत कराई। दूसरी बार स्कंद गुप्त ने करवाया था, स्कंद गुप्त। और ये स्कंद गुप्त गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त, इसने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ से सुदर्शन झील से संबंधित 3 शासक का नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा रुद्रदामन और तीसरा स्कंदगुप्त। इन तीनों का सहयोग है सुदर्शन झील में। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया अष्टाध्यायी किसने लिखी है। अष्टाध्यायी जो लिखा गया है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी प्रसिद्ध पुस्तक है जो लिखा गया है पाणिनि। यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ये जो अष्टाध्यायी है संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक माना जाता है। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक, व्याकरण का प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा है, तो ये अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि है। अगला प्रश्न है दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर जो उदय हुआ था ये सातवाहनों का हुआ था। और यहाँ पर सातवाहन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। संगम साहित्य की जो रचना हुई है ये तमिल भाषा में हुई है। और यहाँ पर तमिल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुमौदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की। कुमौदी महोत्सव नामक नाटक की रचना की थी विजिका ने। और यहाँ पर विजिका ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है। महरौली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त काल का है। और यहाँ पर गुप्त काल देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था। अग्रहार अनुदान दिया जाता था ब्राह्मणों को, यानी ब्राह्मण को। और यहाँ पर ब्राह्मण ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का रचना काल क्या था, यानी ऋग्वेद की जो रचना हुई वो किस काल में हुई। ऋग्वेद का रचना काल जो माना जाता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वेद की रचना का काल माना जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गौसाल। मखलीपुत्र गौसाल यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। और यहाँ पर राजगृह देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। बौद्ध संघ के नियमों का जो उल्लेख है ये है विनय पिटक में। और यहाँ पर विनय पिटक ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन सी है। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है ये है नागर शैली। नागर शैली यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। और ये जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण करने की शैली है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण करने की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। बेसर शैली, ये बेसर शैली जो है मुख्य रूप से ये उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बेसर शैली से मंदिर निर्माण किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी जो भारत आया था, अलबरूनी भारत में आया था 1017 ईस्वी में।
अलबरूनी कब भारत में आया था? 1017 ईस्वी में, यानी 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में ये अलबरूनी 1017 ईस्वी में भारत में, यानी 11वीं शताब्दी में आए थे। अलबरूनी का एक प्रसिद्ध रचना है किताब उल हिद। किताब उल हिद, इसको याद रखिएगा, किताब उल हिद किसकी रचना है? तो किताब उल हिद जो है ये अलबरूनी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? इब्न बतूता का संबंध जो है ये है मोरक्को से, और यहाँ पर मोरक्को देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। ये जो इब्न बतूता है भारत में 1333 ईस्वी में आया था। भारत में कब आया था? 1333 ईस्वी में, और इस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसे इब्न बतूता का एक यात्रा वृतांत है, इसके यात्रा वृतांत का नाम है रेहला। याद रखिएगा, रेहला किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा देखिए किस किस तरह से प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न तो यहाँ पर दिया ही गया है कि इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? तो इब्न बतूता का संबंध है मोरक्को से। इब्न बतूता भारत में कब आया? 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत का क्या नाम है? इब्न बतूता के यात्रा वृतांत का नाम है रेहला। और रेहला किस भाषा में लिखा गया? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया। ये सारा सवाल किससे संबंधित था? इब्न बतूता से। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न पूछा गया, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? नारियल तथा पान पत्ता का जो वर्णन किया है ये किया है इब्न बतूता ने, और यहाँ पर इब्न बतूता ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये रचना है फ्रांसिस बर्नियर की, और यहाँ पर फ्रांसिस बर्नियर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? फ्रांसिस बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहा था, और 12 यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? अलवार और नैनार संतों का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, और यहाँ पर दक्षिण भारत देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में जो किया था वो किया था कबीर और गुरु नानक ने, और यहाँ पर कबीर और गुरु नानक यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? कश्फ उल महजूब ग्रंथ के जो लेखक हैं वह अबुल हसन अल हजविरी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किया था, वो किया था शेख बुरहानुद्दीन गरीब और गोसूद राज ने, जो कि ए एवं बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ए एवं बी दोनों सही है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? विट्ठल मंदिर जो स्थित है ये है हम्पी में, और यहाँ पर हम्पी देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी हम्पी। किस नदी के तट पर था? तो ये तुंग भद्रा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, अमर नायक कौन थे? अमर नायक थे सैनिक कमांडर, और सैनिक कमांडर यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी?
कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो महिला संत है अंडाल। और यहाँ पर अंडाल देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का जो नाम है ये है नल नल यारिदिव्य प्रबंधम, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर सम्राट कृष्ण देव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशयों का आंखों देखा वर्णन जो किया है विदेशी यात्रियों ने, वो किया है डोमिंगो पेस ने। और यहाँ पर डोमिंगो पेस देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा समझ लीजिए कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय तुलुब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तुलुब वंश का शासक था। तुलुब वंश का प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का जो शासन काल है ये तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह था। 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का समूह। और इस 8 कवियों के समूह को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, बताइए किनके शासन काल में यानी किनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे? तो सीधा आंसर करेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का जो समूह था उसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय का ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसी के द्वारा रचना किया गया तेलुगु भाषा में, जिसका नाम है आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा प्रसिद्ध रचना किसका है? तो कृष्णदेव राय का। किस भाषा का है? तो तेलुगु भाषा का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? विजयनगर विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त किए है? कॉलिन मैकेंजी को। और यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का जो संग्रह है वो है मकतूबात ए इमाम रब्बानी। मकतूबात ए इमाम रब्बानी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध बोलिए या इसी को बोलिए राक्षसी तगड़ी का युद्ध। राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, या इसी का और एक नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी का युद्ध। यहाँ पर एक ही युद्ध का अलग अलग नाम है। तालीकोटा युद्ध बोलिए, राक्षसी तगड़ी बोलिए या बन्नी हट्टी का युद्ध बोलिए। ये जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। और यहाँ पर 1565 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? अलवार साहित्य की रचना हुई थी तमिल में, और तमिल ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आईने अकबरी की रचना किस भाषा में हुई है? आईने अकबरी की जो रचना हुई है फारसी भाषा में हुई है। और यहाँ पर फारसी देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एक सवाल बनेगा आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना की गई है फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया मुगल काल में
किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? मुगल काल में कौन से विदेशी यात्री भ्रमण करने के लिए भारत में आए थे? मुगल काल में रॉल्फ पीच आए थे अकबर के दरबार में। मुगल काल के दरबार में रॉल्फ पीच जो आए थे वो अकबर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। और पीटर मुंडी जो आए थे ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे, इनके दरबार में आए थे। तो इस तरह से ये तीनों जो विदेशी यात्री है वो मुगल साम्राज्य में आए थे और अलग अलग शासक के शासनकाल में आए थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया? किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया था? तो वो बाबर ने किया था। और यहाँ पर बाबर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। और इसी बाबर ने भारत में रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग के जो प्रधान थे वो दीवान थे। और दीवान यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान जो था वो कहा जाता था मदद ए माश। और यहाँ पर मदद ए मास ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 में दिया गया कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? सीधा सा सवाल पूछा कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। इस सवाल को भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न उसको कवर कर लेते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों को याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मुगल वंश। मुगल वंश। उसके बाद इसी बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये खानवा का जो युद्ध हुआ था ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर के बीच। और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर इस युद्ध में भी जीता था। और ये खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में। खानवा का युद्ध किस वर्ष होता है? 1527 में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद जो होता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बाबर के बीच। और ये जो चंदेरी है ये युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और इस युद्ध में मेदिनी राय को बाबर ने पराजित कर दिया था, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और इस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया। खानवा का युद्ध हुआ कब? 1527 में। उसके बाद हम लोग देखे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। और इस युद्ध में मेदिनी राय ने बाबर को पराजित कर देता है, बाबर इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित होता है और बाबर इस युद्ध में जीतता है। इस तरह से ये हो गया आपका चंदेरी का युद्ध। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। और यहाँ पर देखिए बाबर और राणा सांगा ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि
हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के जो लेखक थे वो थे गुलबदन बेगम। और यहाँ पर देखिए गुलबदन बेगम ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? भारत में जो पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध के बाद भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? पानीपत का प्रथम लड़ाई अभी हम लोग पढ़े थे, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया है, जिसका नाम है मुगल वंश। तो यहाँ से आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर कर मुगल वंश की स्थापना किया? तो हम लोग आंसर करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब? तो 1556 में। अब देख लीजिए पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। कब? 1761 में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली और मराठाओं के बीच में, मराठाओं के बीच में। ये मराठा आप लोग समझ लीजिएगा, मराठाओं के बीच में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजयी हुआ था और मराठाओं की हार हुआ था। इस तरह से भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया, जिसका नाम है मुगल वंश। पानीपत का दूसरा युद्ध जो होता है, ये होता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, ये 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इस युद्ध में अहमद शाह की जीत होती है और मराठाओं की हार होती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? पानीपत के प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में जो शासन की शुरुआत हुई, ये मुगल वंश की शुरुआत हुई। और यहाँ पर मुगल देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? आप ये जो कन्नौज है, इसी का अन्य नाम है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कहिए या फिर कन्नौज का युद्ध कहिए, दोनों एक ही है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? 1540 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था। यहाँ पर देखिए हुमायूं और शेरशाह जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया है, वो करवाया है शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह जो है वो है ऑप्शन डी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। और शेरशाह ऑप्शन डी में
तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? 1556 से 1560 तक अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खान। और यहाँ पर बैरम खान देखिए ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उसे कहा जाता था। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उसको नगदी कहा जाता था। और नगदी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की? अकबर ने दहसाला प्रणाली की जो शुरुआत किया था ये टोडरमल के सहयोग से। और यहाँ पर टोडरमल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? ये था दारा शिकोह। और यहाँ पर दारा शिकोह ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा व्यापारी भारत में मुगल काल में सबसे पहले आए थे। तो यहाँ पर मुगल काल में जो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे वो थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी के युद्ध से संबंधित प्रश्न है। पलासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला। और इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के तत्कालीन नवाब हुआ करते थे। इस सिराजुद्दौला को पराजित किया था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यहाँ पर देखिए 1757 जो है ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी? ये बंगाल में हुई थी। और इसी बंगाल में पलासी के युद्ध के बाद सबसे पहले औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, पलासी युद्ध के बाद। और यहाँ पर बंगाल ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था 1784 में। और यहाँ पर 1784 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और यहाँ पर बंगाल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी गई थी 1878 में। इस दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट आया 1875 में रिपोर्ट आया। और 1878 में इस दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी गई थी। यहाँ पर 1878 ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ? भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह जो था ये हुआ था 1857 में। 1857 में हुआ था भारत में सिपाही विद्रोह। और यही सिपाही विद्रोह जो है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह माना जाता है। और यहाँ पर 1857 ऑप्शन
सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न क्या है कि किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये था हैदराबाद भी था, मैसूर भी था, अवध भी था। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की थी? गोद निषेध नीति की शुरुआत किया था डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध नीति इसी को बोला जाता है हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति बोलिए या व्यपगत का सिद्धांत बोलिए, यह व्यपगत, व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का नेता कौन था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? बहावी आंदोलन के जो नेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? 29 मार्च 1857 के किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? तो ये सैनिक छावनी था बैरकपुर। और ये बैरकपुर है कहाँ पर? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, और यहीं का सिपाही था मंगल पांडे, मंगल पांडे। इसी सिपाहियों ने, मंगल पांडे सिपाही थे, और इसी सिपाही ने यहाँ पर विद्रोह किया था 23 मार्च 1857 को। और जो कि 1857 के विद्रोह के ये मंगल पांडे जो थे नायक थे, नायक यानी मुख्य नेता थे, मुख्य क्रांतिकारी थे। बैरकपुर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? आप लोग याद रखिएगा 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है यहीं से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन समाप्त हुआ ये 1858 में, और यहाँ पर 1858 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1767 में, और यहाँ पर 1767 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन सी कर लीजिएगा 1767। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1767 में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया? फोर्ट विलियम जो बनाया गया ये कलकत्ता में बनाया गया था, और यहाँ पर कलकत्ता देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये जो दिल्ली है, एक प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, और आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली और आगरा दोनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, और यहाँ पर पोरबंदर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत किया था गांधी जी ने, और ये महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। रोलेट एक्ट भारत में आया कब था? ये आया था मार्च 1919 में। मार्च 1919 में भारत में एक एक्ट आया जिसका नाम है रोलेट एक्ट, और इसी रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट का अन्य नाम क्या है? काला कानून।
और इसी रॉलेट एक्ट का एक और नाम है नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1909 में, और यहाँ पर 1909 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने समर्थन में जो शुरू किया था वो किसान के समर्थन में शुरू किया था, और यहाँ पर किसान देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना? ये है गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी है वह है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहीं पर प्रश्न आएगा कि ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरा प्रयोग, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और यहाँ पर 1905 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और ये कब किया था? तो 1905 में किया था। 1905 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? चरमपंथी नेता यानी गरम दल के नेता, गरम दल के जो नेता थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, और इसके अलावे आप लोगों को जो याद रखना है वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष भी गरम दल के ही नेता थे। तो इस तरह से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और यहाँ पर लखनऊ देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता जो किया था वो किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, और यहाँ पर 1920 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी असहयोग आंदोलन का जो अन्य नाम है यह है जन आंदोलन। क्या नाम है? जन आंदोलन। और किनके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कब किया गया? असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से जो बंद किया गया था ये किया गया था 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध घटना होता है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड, इस चौरी चौरा हत्याकांड जो होता है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसके बाद गांधी जी ने पूर्ण रूप से जो असहयोग आंदोलन को बंद किया वो 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चौरी चौरा का संबंध, चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से है? चौरी चौरा, सबसे पहले इसको समझ लीजिए चौरी चौरा है क्या। चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन कर्मी थे, जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, ये आंदोलन कर्मी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जगह था जिसका नाम है चौरी चौरा, और यहाँ पर एक पुलिस थाना हुआ करता था। इस पुलिस थाना के जो सिपाही लोग थे वो सिपाही उस आंदोलन कर्मियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। इस कारण से उसमें कुछ ऐसे आंदोलन कर्मी भी थे जो कि
उपद्रवी थे उन्होंने क्या किया, जाकर पुलिस थाने में आग लगा दिया था। और ये पुलिस थाने में जो आग लगा दिया तो 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसको भारतीय इतिहास में चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये डेट था 5 फरवरी 1922 को। और उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 से पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और ये चौरी चौरा है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला के पास, जो कि ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है साइमन आयोग भारत कब आया था। साइमन आयोग जो भारत आया था ये 1928 में आया था। और यहाँ पर 1928 देखिए ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। और यहाँ पर लाहौर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, JL नेहरू ने अध्यक्षता किया था। यानी अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था। दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। और यहाँ पर लॉर्ड इरविन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दांडी किस राज्य में है, तो दांडी गुजरात में है। दांडी गुजरात में है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और वैसे अगर आपसे बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा समझिए। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनका जो जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मनाते हैं वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती मनाते हैं 11 नवंबर को, किस रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया आजाद दस्ता का गठन किसने किया। आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था रेमजे मैकडोनाल्ड ने। रेमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। 1905 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। और यहाँ पर बिरसा मुंडा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्रदान की थी वो शाह आलम द्वितीय ने। और यहाँ पर शाह आलम द्वितीय ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे चितरंजन दास। चितरंजन दास यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। स्वराज दल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष चितरंजन दास थे, जबकि इसके महासचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। और इसके साथ साथ में याद रखिएगा 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, पूरा अधिवेशन, इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ही। हरिपुरा कहाँ पर है? तो हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में है, जबकि त्रिपुरी की बात किया जाए, ये त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर के नजदीक। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो या जय हिंद, दिल्ली चलो बोलिए। और इसके अलावे आप लोगों को जो नारा याद रखना है, जय हिंद, और एक याद रखना है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सभी का नारा जो दिया था, दिल्ली चलो का नारा, वो किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें तो वो 389 सदस्य थे। और 389 यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर।